आज हम लेके आए हैं ओशो के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी। हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हमने ओशो के बारे में जो जो आप जानना चाहते हैं उन सभी पहलुओं को स्पर्श किया है। आइए शुरुआत करते हैं उनके जन्म से मृत्यु तक के इस सफ़र की। रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, उनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनकी माता सरस्वती जैन और पिता श्री बाबूलाल जैन थे। उनका शुरुआती लालन पोषण जैन व्यापारियों के घर में हुआ। वे 7 वर्ष की उम्र तक अपने नैनीहाल में रहे। ओशो के अनुसार उनके विकास में सबसे बड़ा योगदान उनकी नानी का था, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी दी। लेकिन जब वे 7 वर्ष की उम्र में थे, उनके नाना का निधन हो गया और वो फिर अपने माता पिता के साथ रहने लगे। 1951 में ओशो ने जबलपुर के DN जैन कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली। पहले जो अभी का जो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, पहले वो सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। 1958 में 26 वर्ष की आयु में ओशो को रायपुर के संस्कृत कॉलेज में टीचर नियुक्त किया गया। 1957 में वे रायपुर विश्वविद्यालय से टीचर के रूप में जुड़े, लेकिन वहाँ के कुलपति ने उनके पढ़ाने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के टीचर के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े और ये वो टाइम था जब उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भी भाषण दिया और धीरे धीरे वह आचार्य रजनीश के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। 1970 में धीरे उनकी आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में ओशो की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। दुनिया भर के लोगों को उन्होंने अपने नए जो उनका आध्यात्मिक और ध्यान का जो नया उनका दृष्टिकोण था, उसके प्रति लोगों को उन्होंने आकर्षित करने लगे। 1970 में कुछ समय तक वो मुंबई में भी रुके। वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया। 1974 में पुणे आने के बाद में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जहाँ विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। आज उसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद में 1980 में ओशो अमेरिका चले गए। 19 जुलाई 1981 में रजनीश फाउंडेशन इंटरनेशनल ने ओरेगन के वॉस्को कंट्री में 260 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा एरिया खरीदा और वहाँ पर एक रजनीशपुरम नामक एक गांव की स्थापना करी। रजनीशपुरम में क्या होता था, सभी लोग जो विदेशी थे वहाँ पर आते थे, वहाँ पर रुकते थे और ओशो की शिक्षा वहाँ पर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो रजनीशपुरम था, ये विवाद का केंद्र बन गया, क्योंकि ओशो के तरीके और जो भी उनके अनुयायी वहाँ पर रहते थे, उनका जो रहन सहन था, वो एक विवाद का केंद्र बन गया और कई अवैध गतिविधियों में उनमें शामिल होने के लिए उन पर ये आरोप लगे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो रजनीशपुरम के विरोधी हो गए। वे ये सोचते थे कि ये हमारे पूरे कल्चर को यहाँ पर तहस नहस कर रहे हैं। उसके बाद में विवाद होते हुए भी ओशो ने वहाँ रहते हुए भी कई बुकें लिखी। उन्होंने द बुक ऑफ सीक्रेट, द ताओ ऑफ लिबरेशन जैसी कई बुकें लिखी, जो कि आज भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं वो इन बुक को पढ़ते हैं। ओशो की शिक्षाओं में आत्म अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास पर महत्व दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपने डर और अपनी सीमाओं को छोड़ करके मुक्त रूप से रहने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया है। 1985 में जो इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगा करके ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर यह आरोप लगे कि उनका जो रजनीशपुरम है, यहाँ पर कई अवैध चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर अवैध रूप से लोगों को बसाया जा रहा है। बाद में उन्हें इमिग्रेशन फ्रॉड करने का ये उन पर एक दोष जो लगा था, उनके कारण उन्हें सज़ा सुनाई गई और लेकिन उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण 2 साल बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया और भारत वापस भेज दिया गया। इस बीच यहाँ पर ये भी एक विवाद है कि अमेरिकी सरकार ने ज़बरदस्ती उनको ऐसी चीज़ें दी जिससे उनके शरीर में धीरे धीरे जहर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई जिससे उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरा और जब वो गिरते गिरते ज़्यादा गिरने लगा तो
फिर गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें 2 साल बाद रिहा करके भारत भेज दिया गया। उनके साथ एक और विवाद जुड़ा है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी शीला के रूप में। उसमें क्या है कि उन्होंने शुरू में जब रजनीशपुरम बसाया था तो ये बताते हैं कि शीला की ही ये सोच थी, उन्होंने ही ओशो को इसके लिए बनाया। और ये अमेरिका गए तो अमेरिका में जो शीला थी उसको ओशो ने वहाँ का मेन प्रबंधक नियुक्त किया। इसी पर बेस एक नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म बनाई है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, इसको आप देख सकते हैं। तो जब इनको जो रजनीश फाउंडेशन इंटरनेशनल का था उन्हें शीला को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, तो शीला कई अवैध चीज़ें वहाँ पर करने लगी। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के उसमें ये चीज़ आई कि शीला वहाँ पर कई चीज़ें गलत कर रही है और उन पर कई आरोप लगने लगे, तो 13 सितंबर 1985 को शीला यूरोप भाग गई। उसके बाद रजनीश ने उन पर आगजनी, वायर टेपिंग, हत्या के प्रयास, सामूहिक जहर देने के आरोप लगे। तो इसमें से आगजनी का क्या था कि वहाँ पर उन्होंने जो टाउन प्लानिंग के एक ऑफिस में आग लगवाई, ये इस पर आरोप लगा। वायर टेपिंग करी, हत्या, एक वहाँ पर चार्ल्स थे अमेरिका के नागरिक, चार्ल्स टर्नल, उनकी हत्या के प्रयास का भी उन पर आरोप लगा। और सामूहिक जहर देने में ये था कि वहाँ पर एक बैक्टीरिया था, वो वहाँ के रेस्टोरेंट के खाने में मिला दिया, जिससे करीब 700-800 लोग बीमार पड़ गए थे। तो ये सब चीज़ें शीला पर ये आरोप उनके जाने के बाद में खुद ओशो ने भी लगाए थे। और उन्होंने एक और चीज़ पे आरोप लगाया था कि जो रजनीशवाद नाम की एक शीला ने पुस्तक लिखी, उसका जो कंटेंट है वो पूरा ओशो का ही था उन्होंने, लेकिन शीला ने उसे अपने नाम से प्रकाशित कर दी। तो इन सब जब शीला पर ये सब आरोप लगे तो फिर उनके घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ पर कई सबूत वायर टेपिंग नेटवर्क से रिलेटेड और जो लैब थी जिस पर वो बैक्टीरिया जो कि जैविक हथियार के रूप में रेस्टोरेंट के खाने में मिलाया गया था, वो बैक्टीरिया को विकास करने के लिए जो लैब थी वो जहाँ पर विकसित हुआ वो भी वहाँ पर मिली। तो इन सब आरोप के सिद्ध होने के बाद में शीला को 1985 में जर्मनी से गिरफ्तार किया गया। अब जब जर्मनी से गिरफ्तार हुआ तो फिर ये अमेरिका लाई गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया में संगीत सुधार संस्थान था, वहाँ इन्हें भेजा गया। लेकिन 29 महीने जेल में रहने के बाद ही 31 दिसंबर 1988 को उन्हें जेल से उनके अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया गया। अब उसके बाद में ये जर्मनी गई और जर्मनी के बाद से ये फिर स्विट्ज़रलैंड चले गई। और स्विट्ज़रलैंड में जो उन पर एक हत्या का आरोप जो चार्ल्स टर्नल पर था, उसके आरोप पर भी फिर अमेरिका ने उन्हें वापस सौंपने के लिए कहा। लेकिन जो स्विस सरकार थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे स्विट्ज़रलैंड पे ही कार्रवाई करेंगे। और स्विट्ज़रलैंड पे ही कार्रवाई होने के बाद में उनको इसके लिए दोषी पाया गया। लेकिन 29 माह की जो उनको ऑलरेडी सज़ा हुई थी उसमें ही ये इंक्लूड कर लिया गया, तो बाद में उन्हें कोई सज़ा इसके लिए अलग से नहीं हुई। इन सब विवादों के बाद में ये सब विवाद जो हुए वो भारत आ गए। भारत में उन्होंने पुणे में अपनी शिक्षाएं देने शुरू की। लेकिन 19 जनवरी 1990 को पुणे में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु होने पे भी विवाद हुआ। कई लोगों ने ये कहा कि उनके ही आसपास के जो लोग थे उन्होंने ही ओशो को, जो उनकी इतनी पूरे दुनिया में जो संपत्ति थी उसके लिए उन्होंने उन्हें मरवाया। उनके ही एक जो शिष्य हैं वो योगेश ठक्कर थे। उन्होंने अभी भी एक कानूनी रूप से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें उनका दावा है कि जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन में जो विदेशी हैं उन्होंने जो भारत के आध्यात्मिक खजाने की तस्करी और छीना झपटी पे वो लगे हुए हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ओशो इंटरनेशनल जो फाउंडेशन है वो एक ट्रस्ट है और उससे वो ओशो मल्टीमीडिया एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी एक निजी कंपनी है, वहाँ पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए हस्तांतरित कर रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि जिस वसीयत के बाद में उनको ओशो की संपत्ति का हक मिला है वो वसीयत में जो दस्तखत हैं वो भी फर्जी हैं। तो ये सब केस अभी चल रहे हैं। इन अलग लोगों का अलग अलग मत है और इसी कारण कई लोग मानते हैं कि ओशो की हत्या भी इसी संपत्ति के कारण उनके जो करीबी थे उन्होंने ही करवाई। लेकिन सच्चाई जो भी हो, ओशो ने जो अपना तरीका दिया आध्यात्मिक की दुनिया में वो एकदम नया था। कई लोग उससे आकर्षित हुए और आज भी लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं। और कई लोग आज भी उनके पुणे आश्रम में आते हैं, उनकी शिक्षाएं जो दी थी उस पे वो विचार करते हैं और उससे ही अपने जीवन में कई लोग परिवर्तन भी उनके जीवन में होता है। तो इतना होते हुए भी ओशो को कई विवाद होते हुए भी
हमेशा एक आध्यात्म की दुनिया में उनके नए दृष्टिकोण के कारण हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।